Recording started now. So just let me know कि आपके बैच का यूकैरियोटिक सेल तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, right? Yes, Yes, sir. 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 So we have seen no this thing that is difference between plant and animal cell हमने पढ़ लिए. Cell Yes, sir. wall is completed ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Middle lamella plasmodesmata is also completed. Yes, sir. Okay. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ आपका? No. सेल वॉल तक हुआ है ना? Yes, sir. Okay. Yeah. So we are learning about the eukaryotic cell, right? So in case of eukaryotic cell, the main feature is the presence of the true nucleus, membrane-bound nucleus, and membrane-bound organelles. So these are the key features of eukaryotic cells. So eukaryotic cells organism belong to kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. ये जो चार किंगडम है, किंगडम मोनेरा को छोड़ के या बैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी किंगडम है उस सब में यूकैरियोटिक सेल रहते हैं. चाहे वो सिंगल सेल है जैसे कि प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और बाकी सब जो है वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, एक्सेप्ट सम algae and rare some fungi like yeast. So most eukaryotic or higher eukaryotes are multicellular eukaryotic organisms, right? So हम लोगों ने लास्ट में देखा कि प्लांट और एनिमल ये दो सेल मेनली हमको पढ़ने हैं, उनमें डिफरेंस क्या है. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एब्सेंट इन द एनिमल सेल. Plastids are present in the plant cell, absent in the animal cell. Then sap vacuole is present in the plant cell, they are absent in the animal cell. एनिमल सेल में भी वैक्यूल रहते हैं लेकिन वो छोटे छोटे रह सकते हैं. बड़े लार्ज साइज जो वैक्यूल रहते हैं वो सैप वैक्यूल बोलते हैं, वो प्लांट में रहते हैं, एनिमल में नहीं रहते. लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल वो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे इनकंस्पिक्यूअस वैक्यूल है, छोटे वैक्यूल है. और दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एनिमल सेल में नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल में नहीं है, वो है सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम. So because of centriole or centrosome, in animal cells, spindle fibers and astral rays are produced, but in plant cell, the astral rays are not produced in mitosis or meiosis, right? So this we have seen. So हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी. So that is we are going to learn about the plasma membrane, that is also called as cell membrane or plasma membrane. So we know that in all cell, whether the cell is prokaryotic or the cell is eukaryotic, plasma membrane तो होता ही होता है. That is cytoplasm is surrounded or enclosed by plasma membrane, or it is also called as cell membrane or also called as plasma leaf. Okay, तो ये plasma membrane का स्टडी कैसे हुआ? तो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उन्होंने केमिकल स्टडी किया. मतलब उन्होंने आरबीसी लिया, ह्यूमन का आरबीसी सेल ले लिया और आरबीसी का केमिकल स्टडीज किया. ओके, केमिकल स्टडी किया मतलब आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है उनका उन्होंने स्टडी किया. सो साइंटिस्ट डिड्यूस और ऑब्टेन द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय देयर केमिकल स्टडी. दे मेनली यूज्ड आरबीसी. तो आपको ये बता सकता है कि आरबीसी का ही सेल मेम्ब्रेन क्यों ले लिया होगा साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए? You understanding ना what I am telling or not? तबीयत खराब है. Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों लोग? Yes, sir. Yes, sir. श्योर आ रहा है? Yes, sir. Yes. थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, गले में खराश भी हो, लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Yes. Pay attention. Yes. So मैं क्या बोल रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर कोई सेल में प्रेजेंट रहता है, चाहे ये प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट. तो साइंटिस्ट ने पहले कैसे स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि पहले जब उनके पास ज्यादा कोई माइक्रोस्कोप वगैरह अवेलेबल नहीं थे, मतलब सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप थे ना उस टाइम,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो 1950 में आ गया, लेकिन उससे पहले मतलब बिफोर द एडवेंटमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ा था। ओके, और वो केमिकल स्टडीज के लिए उन्होंने आरबीसी ले लिया। तो डू एनीबडी नो कि आरबीसी को ही क्यों लेना चाहिए एक्चुअली, अगर हम लोगों को उनका सेल मेम्ब्रेन का केमिकल स्टडी करना है तो? हाँ, यस, एनीबडी टाइप या सर उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। यस बेटा, उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। नीतीश कुमार, निशांत कुमार बोल रहे कि बिकॉज आरबीसीज हैव अ हीमोग्लोबिन मे बी। यस, एनीबडी, एनी सर क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी सर मतलब वो एक टाइप से यूनिवर्सल टाइप है। मुझे सुनना नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्लियर नहीं आ रहा। सर काफी ज्यादा मतलब ह्यूमंस में वो पाया जाता है, तो इजी रहेगा ज्यादा कि अगर दोबारा उसका फाइंड आउट मतलब करना दोबारा। आपका कहना है कि वो ज्यादा मिलता है, राइट ना? यस, एनीबडी एल्स? या लेट मी क्लियर। देखो कि अगर हम लोगों को किसी भी सेल का मेम्ब्रेन चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, साइटोप्लाज्म का कवरिंग चाहिए, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज रहते हैं यूकैरियोट में। न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल रहते हैं, राइट? अगर हमको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग करना है तो साइटोप्लाज्म को क्लियर करना पड़ेगा। उनमें से न्यूक्लियस रहेगा, जो भी ऑर्गेनेलिज रहेगी उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मैच्योर आरबीसी जो होती है ना, उसके पास तो खुद का न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेलिज भी नहीं रहते, सिर्फ इसके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है। अंडरस्टैंड? तो हीमोग्लोबिन को निकालना आसान रहता है और साइटोप्लाज्म को क्लियर करना आसान रहता है। तो उसकी वजह से हम वी कैन इजीली, रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर सेल, वी कैन इजीली रिमूव द साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म तो वैसे ही उसमें ऑर्गेनेलिज नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है। तो अगर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऑर्गेनेलिज है, तो उसको हटाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ओके, तो यूकैरियोटिक या सॉरी आरबीसी जो सेल है ना, मैच्योर आरबीसी, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होती उनके पास, तो उनको साइटोप्लाज्म में सिर्फ हीमोग्लोबिन रहता है, तो वो हटाने का मतलब इजी रहता है रिलेटिवली। ओके, तो इसलिए साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या लिया? आरबीसी लिया। अभी क्लियर हो गया आपका? Yes, sir. ओके, Yes, sir. मतलब साइंटिस्ट तो केमिकल स्टडी कर ही रहे थे, कुछ हद तक उनको पता चला था कि आरबीसी कैसे बना है, सॉरी मेम्ब्रेन कैसे बना है, क्या होता है, लेकिन उनको उसका डिटेल आइडिया नहीं आ रहा था। तो उसी मीनवाइल क्या हुआ कि 1950 आ गया, और उस 1950 में एक रिसर्च हो गई बड़ी, बहुत बड़ी। उसने सेल बायोलॉजी के रिसर्च में बहुत प्रोग्रेस की, मतलब माइलस्टोन रिसर्च की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1950 में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनेल जो है ना, कोई भी ऑर्गेनेल है, छोटा मतलब छोटा से छोटा, उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, ऑर्गेनेल के अंदर का हम लोग देख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हो गया 1950 में, तो हमें क्लियरली पता चला डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट ने उसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ढूंढ लिया। और ये दोनों जो स्टडी थी, मतलब पहले तो केमिकल स्टडी थी और बाद में ये कंफर्मेटरी स्टडी मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली स्टडी थी। ये दोनों स्टडी से क्या पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो दो मेन चीज से बना है। एक तो है उसमें लिपिड और दूसरा है प्रोटीन्स। ओके, और उन भी लिपिड में जो मेजर लिपिड्स है, जो ज्यादा से ज्यादा लिपिड है, वो है फॉस्फोलिपिड्स। ओके, और फॉस्फोलिपिड्स मतलब उनको एक अलग नाम है, और एक फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड सेम ही है। फॉस्फोलिपिड्स के भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो
फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। हाँ, लिपिड्स आर फैट्स ना बेटा, आशीष कुमार, लिपिड्स एंड फैट्स आर सेम, ओके, ऑलमोस्ट सेम। बायोमोलिक्यूल में अभी नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिपिड और थोड़ा फैट में थोड़ा फर्क, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हैं हम, लिपिड्स एंड फैट्स, बिकॉज एक्चुअली फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ऑल आर लिपिड्स, बट एक्चुअली फैट्स बोले तो उसमें से ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं। Okay, almost equivalently we can use this term. Ashish, you got your answer? Yes, yes, yes. Okay. So जो major lipids है ना वो phospholipids है। या थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेलकम बेटा आशीष। तो मेजर जो मेजर लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स है, उसको एक और नाम है फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड सेम ही होते हैं, अंडरस्टूड। और उनमें से एग्जांपल है लेसिथिन। क्या एग्जांपल? लेसिथिन। इसका स्ट्रक्चर आपको बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ, ठीक है। लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए क्योंकि दैट इज गिवन इन योर बायोमोलिक्यूल चैप्टर, डन। और दूसरे है प्रोटीन, मतलब किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दो चीज मेन पाए जाएंगे, मेनली दो पाए जाएंगे। क्या है? एक तो है लिपिड, उनमें से ज्यादातर है फॉस्फोलिपिड्स, आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसराइड, फॉर एग्जांपल लेसिथिन। और दूसरे है प्रोटीन्स। ये दो मेन रहते हैं लिपिड में, अंडरस्टूड? क्लियर है सबको इतना? Yes, sir. Yes, sir. और आरबीसी जो है ना, आरबीसी वो डम्बल शेप होती है ना, हमने देखा बाइकॉनकेव होती है, राउंड और बाइकॉनकेव होती है, और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसका शेप जो है ना वो बाइकॉनकेव हो जाता है, अंडरस्टैंड। और उसमें ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म में जो हीमोग्लोबिन है वो हम लोग इजीली बाहर कर सकते हैं, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसका सेक्शन ले सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और या बाय केमिकल स्टडी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस, थैंक यू। यस, देखो अभी हम लोग देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड हाउ दे आर अरेंज इन द दिस थिंग मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ना उसमें जो फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड है वो उसका अरेंजमेंट कैसा है? तो अरेंजमेंट को बोलते हैं बाय लेयर अरेंजमेंट। बाय मतलब टू, लेयर मतलब लेयर, मतलब उसमें दो मोनो लेयर है, दो सिंगल लेयर है, और दो सिंगल लेयर से एक कंप्लीट बाय लेयर बना है, अंडरस्टूड? तो फॉर एग्जांपल ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड है, दिस इज वन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है ना, सपोज इट इज अ फॉस्फोलिपिड, इधर मैंने ड्रॉ किया है, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड, ओके। उसमें एक रहता है हेड, सिंगल, और उस हेड को दो टेल्स डबल रहते हैं। जो हेड रहते हैं ना वो हाइड्रोफिलिक रहते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लिविंग रहता है, वाटर लविंग रहता है, मतलब वो पानी से इंटरेक्ट कर सकता है, ओके, हाइड्रोफिलिक है। और जो टेल होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब दे वाटर हिटिंग, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं हो सकते, वाटर हिटिंग। हाइड्रोफिलिक या पोलर बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर, ठीक है। सो हर फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड के पास दो चीज होती है, एक होता है हेड और दूसरी होती है टेल। हेड रहता है सिंगल, टेल रहती है डबल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक या पोलर, टेल रहती है हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर। मतलब पोलर हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हिटिंग। यू आर गेटिंग क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या तो देखो ठीक है, मैं क्या पूछ रहा था इधर कि ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ना, ये देखो एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे अनेक, मतलब बहुत सारे फॉस्फोलिपिड का एक सिंगल लेयर है ये। इट इज द मोनोलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड,
ये उल्टा लेयर है, उल्टा, वो सेकेंड मोनोलेयर है। इन दो मोनोलेयर को कंबाइन करते करके एक बनता है लिपिड का बायलेयर, लिपिड का बायलेयर, अंडरस्टूड, लिपिड का बायलेयर। तो ये लिपिड के बायलेयर में जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, इस तरफ के हेड है या इस तरफ के हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। तो और उसके बीच में सैंडविच हो गए हैं टेल, क्योंकि टेल वाटर रिपेल करते हैं ना, तो वो अंदर की तरफ होते हैं, और हेड वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो तो बाहर की तरफ है। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, बायलेयर अरेंजमेंट। दिस इज द बायलेयर अरेंजमेंट। सो द टेल्स आर बरीड इनसाइड एंड हेड्स आर एक्सपोज्ड टू द सरफेस। आउटर साइड में एक्यूएस, सेल के आउटर साइड है ना, उसमें एक्यूएस एनवायरनमेंट रहता है, मतलब पानी वाला एनवायरनमेंट रहता है, अंदर भी एक्यूएस एनवायरनमेंट रहता है। तो एक्यूएस एनवायरनमेंट की तरफ कौन रहते हैं, वाटर लविंग मतलब हेड, और बीच का जो है ना नॉन एक्यूएस मीडियम, उसकी तरफ कौन रहते हैं, बरीड टेल रहते हैं, क्योंकि वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है सबको इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Yeah, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये जो बायोलिपिड सॉरी बायलेयर अरेंजमेंट है ना, लिपिड की बायलेयर अरेंजमेंट है ना लिपिड की, उस बायलेयर अरेंजमेंट की वजह से नॉन पोलर या हाइड्रोफिलिक टेल जो है ना, वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं पानी से, मतलब पानी का उनको फियर है, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब किसी चीज का डर, तो पानी का डर है, पानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वो नॉन पोलर है या हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है, वाटर का डर है उसको, और वो अंदर की तरफ रहते हैं। ओके, सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द। और ये जो टेल होते हैं ना, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब कोई बोल सकते हैं मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? The carbon having single bond. कितना बॉन्ड रहता है? Single. सिंगल बॉन्ड रहता है। और हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन एटम होते हैं Compounds made up of hydrogen and हाइड्रोजन और carbon. कार्बन का चेन, मतलब सपोज ये हुआ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन का चेन, उसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH2 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 CH2, राइट? पहला Yes, होगा sir. पहला होगा CH3 और लास्ट का भी होगा CH3, बीच का सब CH2 CH2, मतलब ऐसा ये होगा CH3 CH2, लास्ट का होगा CH3। और CH2 अनेक बार हो सकते हैं ना, मेनी टाइम हो सकते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग n नंबर, मतलब कितना भी बार हो सकता है। ओके, तो दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब कोई डबल बॉन्ड हो ना उसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, तो अनसैचुरेटेड। ओके, तो दिस इज द बाइपोलर अरेंजमेंट। डन? Yes, sir. किसी को कोई सवाल है? हाँ सर। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना आपके? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस। देखो, लिपिड हम लोगों ने एक शब्द यूज किया था कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है और यह प्रोटीन है, और उसमें एक शब्द यूज किया था कि मोस्ट ऑफ द लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है या फॉस्फोग्लिसराइड है, लेकिन और भी लिपिड है, और भी लिपिड है। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। और कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है, तो इट गिव द स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। तो क्या करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। क्या देता है? Stability. स्टेबिलिटी देता है। मतलब अगर ये फॉस्फोलिपिड है ना, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं क्या रहेंगे, मतलब बीच बीच में, रेगुलरली नहीं, बीच बीच में रह सकते हैं, इसे क्या रहेंगे, कोलेस्टेरॉल रहेंगे, कोलेस्टेरॉल रहेंगे। तो दे आर डिराइव्ड लिपिड्स ना, कोलेस्ट्रॉल आर द डिराइव्ड लिपिड्स, सो दे गिव स्टेबिलिटी। मतलब ना लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरा चीज है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट तक चाहिए बॉडी में, उसके लिमिट से ज्यादा बढ़ा तो हार्ट के लिए बैड है, लेकिन अगर बहुत कम हुआ ना तो सेल के लिए भी, सेल को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो कोलेस्ट्रॉल हैज आल्सो इम्पोर्टेंट रोल, इट इज नॉट टोटल एनिमी,
ऑफ आवर बॉडी और ऑफ हार्ट, उसको एक लिमिट तक रखा है ना कोलेस्ट्रॉल को, तो ये यूजफुल है, लेकिन उसके लिमिट के बाहर गया तो हार्मफुल है। ओके, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये तो Yes, sir. अर्लियर केमिकल स्टडी हुआ और बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्टडी हुआ, लेकिन अभी भी स्टडी हो ही रहा था, उसके बाद भी स्टडी हो रहा था, उसके बाद और केमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, या उसको बायोकेमिकल स्टडी भी बोल सकते हैं, और उसमें पाया साइंटिस्ट ने कि कार्बोहाइड्रेट सॉरी प्रोटीन तो है, लिपिड तो है, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है। सो हम सबका समरी मिलाकर ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो एनवेलप था, उसका आउटर मोस्ट था ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल था सेल वॉल और अंदर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्लाइकोकैलिक्स यूकैरियोट में भी रहते हैं। यूकैरियोट में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसको ही बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसको ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। Glycocalyx. या लेकिन फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स का कंटिन्यू लेयर रहता है ना, कंटिन्यू लेयर रहता है। यूकैरियोट में ग्लाइकोकैलिक्स का कंटिन्यू लेयर नहीं रहता, कभी कहाँ बीच बीच में रहता है, कंटिन्यू लेयर नहीं रहता। ये एक पहला फर्क। और केमिकल नेचर क्या है कि जो प्रोकैरियोट का ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है, पॉलीसैकेराइड से बना होता है, बट यूकैरियोट का ग्लाइकोकैलिक्स है ऑलिगोसैकेराइड से बना होता है। कैसे बना होता है ये? ओलिगो Oligosaccharide. तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स? यस, किसी को पता है डिफरेंस? एनीबडी नो द डिफरेंस बिटवीन? ये हुआ है आपको टॉपिक कॉलेज में, हुआ होगा ना, स्कूल में आपके, बायोमोलिक्यूल यस सर। हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। तो ठीक है, अभी याद है तो बोल दो, नहीं याद है तो नहीं। सर 2 or more monosaccharide combined to form oligosaccharides. सेजल, हाँ, क्या बोल रहे, 2 और More monosaccharide combined to form oligosaccharide. अगर एक ही शुगर यूनिट है तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड ना। अगर Yes. दो शुगर यूनिट एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, 3 होते हैं तो ट्राइसैकेराइड, Yes, और sir. 2 से 9 तक रहते हैं ना तो उसको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। Yes. और अगर 10 यूनिट है या 10 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ सिंगल मोनोमर। नहीं ऐसा नहीं है, सिंगल मोनोमर नहीं। सिंगल मोनोमर मतलब क्या है कि एक ही मोनोमर है ना, एक ही सैकेराइड है ना, एक ही शुगर है ना, तो हो गया मोनोसैकेराइड। हाँ, पॉलीसैकेराइड 2 टाइप के होते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड और हेटेरो पॉलीसैकेराइड। होमो मतलब क्या, एक ही टाइप के, सिंगल नहीं, एक ही टाइप के, मतलब स्टार्च जो है ना, वो स्टार्च सिर्फ ग्लूकोज 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 से बना है, अनेक मतलब बहुत सारे ग्लूकोज रिपीटिंग है। ओके, बहुत सारे मोनो मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के क्या है, रिपीटेडली प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अब ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से ही बना होता है, सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज आर अटैच्ड विद ईच अदर। तो अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक किया या स्टार्च को ब्रेक किया तो हम लोगों को सिर्फ ग्लूकोज ही मिलेगा। ठीक है, और काइटिन, काइटिन पता है ना आपको, काइटिन कहाँ पे मिलता है? फंगस सेल वॉल में, फंजाई सेल वॉल में. वेरी गुड, वेरी गुड। Fungi cell wall. काइटिन, काइटिन किससे बना होता है? काइटिन का मोनोमर क्या है? काइटिन का मोनोमर क्या है, किसी को याद है? ठीक है, उसका मोनोमर है नाग। नाग मतलब एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। मतलब ये अमाइनो शुगर है। ग्लूकोज अमाइन मतलब अमाइन भी है और शुगर भी है, अमाइनो शुगर है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन से बना होता है। और पेप्टिडोग्लाइकन कैसे बना होता है? सर नाग एंड नाम। नाग एंड नाम मतलब एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन भी है और उसके साथ क्या है,
एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड है। ओके, ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बना नहीं हुआ है, उसके पास अमाइनो एसिड भी है ना, अमाइनो एसिड प्लस शुगर, शुगर्स आर नाग एंड नाग, सो नाग नाम प्लस अमाइनो एसिड, इन चीजों से बना है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? ओके ओके ओके, गुड। सो यूकैरियोट में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, वो ऑलिगोसैकेराइड से बनता है, और प्रोकैरियोट का ग्लाइकोकैलिक्स से पॉलीसैकेराइड से बनता है। केमिकल डिफरेंस। दूसरी बात कि जो प्रोकैरियोटिक से डिसीज होती है ना बैक्टीरिया से, कोई मतलब सपोज अभी एक साल्मोनेला टाइफीमेरियम का एक बैक्टीरिया है, उसे टाइफाइड हो जाता है ना, तो टाइफाइड करने के लिए जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके बॉडी में ना, वो मतलब उसका ग्लाइकोकैलिक्स में होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स में होते हैं। दूसरा एक बैक्टीरिया है, मतलब जिसे निमोनिया होता है, ओके, स्टेप मतलब डिप्लोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया है। तो निमोनिया करने के लिए जो टॉक्सिन है ना, तो उसके ग्लाइकोकैलिक्स में वो टॉक्सिन रहते हैं। तो टॉक्सिसिटी या वायरुलेंस जो है ना, जिससे बैक्टीरिया मतलब हमारे बॉडी में डिसीज करता है, डिसीज जनरेट करता है, वो डिसीज का कॉज ही होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ओके। और यूकैरियोट का जो ऑलिगोसैकेराइड का ग्लाइकोकैलिक्स है ना, उससे हम लोगों को पता चलता है कि वो सेल का टाइप क्या है, सेल का टाइप क्या है। दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज ऑलिगोसैकेराइड ग्लाइकोकैलिक्स, दीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें से मेन है लिपिड और प्रोटीन, मतलब ज्यादा, मेन मतलब ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी का जब साइंटिस्ट ने एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि उसमें प्रोटीन तो 52% है और लिपिड 40% है, और बाकी का जो 8% बचा है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ऑलिगोसैकेराइड है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, और कुछ कुछ स्टिरॉल भी होता है। ओके, सो ऐसे करके टोटल हो जाता है 100%। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इजीली हो रहा है ना आपका, कि कुछ दिक्कत लग रही है? No, sir. Yes, sir. या आप कोई लोड मत लो, सिर्फ ध्यान से मेरी बात को सुनो, इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन लेक्चर तो अटेंड करने पड़ेंगे, अभी तो एग्जाम की वजह से बहुत बच्चे आ नहीं रहे, लेकिन ठीक है, आप ज्वाइन करो तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एग्जाम है फिर भी कोई कोई आपसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने बना लिया हमने। This is I made here diagrammatic presentation of the plasma membrane lipid bilayer। ये जो है ये एक मोनोलेयर है, ये दूसरा मोनोलेयर, उससे बना लिपिड बाइलेयर, लिपिड का बाइलेयर बना। ओके, लेकिन हमने देखा कि मतलब मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड बाइलेयर का नहीं, उसके बीच बीच में प्रोटीन है, प्रोटीन है, और उस पे शुगर या ऑलिगोसैकेराइड भी है। क्या है शुगर? मतलब ऑलिगोसैकेराइड भी है, ऑलिगोसैकेराइड भी है। तो एक बात करो इधर कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना मेम्ब्रेन में, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरी मतलब दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो अगर आपको ये प्रोटीन रिमूव करना है किसी केमिकल से, तो इजीली रिमूव हो जाता है, दे कैन बी रिमूव इजीली, रिलेटिवली इजीली, बिकॉज दे आर जस्ट अटैच्ड ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे। फॉर एग्जांपल, ये जो प्रोटीन है ना, ये इधर दिख रहे हो, ये प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन, और दे इट कैन बी रिमूव इजीली, वो सरफेस पे ही है ना, सरफेस पे ही अटैच है, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे ही अटैच है। ओके, लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं ना, वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसे हुए होते हैं, दे आर पेनिट्रेटेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियली बरीड, पार्शियली बरीड। और कुछ होते हैं वो पूरे आर पार जाते हैं, पूरे आर पार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टोटली बरीड।
ये दोनों है ना टाइप, मतलब कुछ टोटली बरीड और कुछ पार्शियली बरीड, उसको थोड़ा रिमूव करना थोड़ा कठिन रहता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू पेरिफेरल और सरफेस अटैच्ड प्रोटीन। तो इन दोनों को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन दो टाइप के हैं, दे आर बरीड आइदर टोटली और दे आर बरीड पार्शियली, और पेरिफेरल तो सिर्फ सरफेस से अटैच होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज मतलब एक्सट्रैक्शन, उनको रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट मतलब रिमूव करना, मेम्ब्रेन से उनको मतलब हटा लेना, कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है। तो पेरिफेरल को थोड़ा सा इजी है, लेकिन पार्शियल और टोटली बरीड को थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें भी टोटल बरीड को बहुत डिफिकल्ट है रिमूव करना। ओके, तो पार्शियल कैन बी सॉरी पेरिफेरल कैन बी इजीली रिमूव रिलेटिवली, बट इंटीग्रल कैन बी देयर रिमूवल रिक्वायर्ड सम टफ एक्सरसाइज। तो क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. या देखो, एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है क्वासी फ्लूइड नेचर। क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड मतलब क्या है? ये सेमी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब क्या है? ये सेमी फ्लूइड। Semi-fluid. मतलब इसको सेमी सॉलिड भी कर सकते हो, कह सकते हो, या सेमी फ्लूइड, मतलब तो एक ही हुआ ना, सेमी फ्लूइड है या सेमी सॉलिड है। मतलब ये जेल जैसा है, मतलब एक कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, कंप्लीटली लिक्विड नहीं है, मतलब वाटर जैसा नहीं है। तो ये तो इंटरमीडिएट है, थोड़ा सा जेल जैसा है, क्वासी फ्लूइड लाइक है। तो ये क्वासी फ्लूइड है, इसकी वजह से एक क्वासी फ्लूइड है। लिपिड बायलेयर जो है ना, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है। और सेमी फ्लूइड होने की वजह से उनके अंदर जो प्रोटीन्स है ना, चाहे वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हो, चाहे वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हो, टोटली और पार्शियली, तो जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसके अंदर, वो प्रोटीन्स लैटरल मूव कर सकते हैं, लैटरल मूव कर सकते हैं। सपोज मैंने इधर बनाया तो कोई प्रोटीन्स, मैंने बनाए थे कोई प्रोटीन बने, सपोज ये प्रोटीन है टोटली बड़ी, तो दिस प्रोटीन कैन मूव दिस साइड और इट कैन मूव दिस साइड, लैटरल मूवमेंट कर सकता है, लैटरल मूवमेंट। ठीक है ना, इसको इधर से इधर जाना है किसी काम की वजह से तो जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और दूसरी बात, ये रोटेशन भी कर सकता है, रोटेशन, रोटेटरी मूवमेंट भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जिसके अंदर वो फंसा है ना प्रोटीन, वो एकदम सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड होता तो इसको हिलने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही सेमी फ्लूइड है, इसकी वजह से वो लैटरल मूव कर सकता है, इधर से इधर जा सकता है, देखो ऐसे इधर जा सकता है, इधर आ गया, या इधर से इधर आ गया, या फिर खुद के ही एक्सिस के अराउंड घूम लिया। ठीक है, ये सब होता है, उसका कोई पर्पज रहता है, उसके अंदर जाना नहीं है। लेकिन कुछ पर्पज के अलावा कुछ ऐसे ही फोकट में नहीं होता ना, तो इट कैन मूव लैटरली। ओके, सो lateral movement of protein is possible, protein is possible understood? lateral movement, Yes, sir. तो lateral भी है और rotational भी है, खुद के एक्सिस के अराउंड घूमना है, it can rotate around itself. So lateral and rotational movement of protein in the membrane, protein in the membrane is possible. The membrane is possible. Why it is possible? Because of the quasi-fluid or semi-fluid nature of the plasma. ठीक है ना? दूसरी एक मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड का मैं अभी प्रोटीन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल और शुगर सब होते हैं ऐसे माना, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अवॉइड करने के लिए मैं नहीं लिखा रहा। तो सपोज ये जो लिपिड है ना, ये लिपिड इधर का, इस साइड का, ये सपोज इस साइड आ गया, और इधर का जो लिपिड है ना, वो सपोज इस साइड गया, मतलब उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, चलो इधर मैं आता हूँ, इधर तू जा। तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? फ्लिप Flip-flop movement. मूवमेंट। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ना, वो लिपिड को पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल फॉर लिपिड, मतलब वो भी किसी हद तक, ज्यादा नहीं,
ज्यादा नहीं, रेयरली। ये जो मूवमेंट है वो भी रेयर मूवमेंट है, लेकिन वो किसको पॉसिबल है? पॉसिबल फॉर, इट इज पॉसिबल फॉर लिपिड। फ्लिप फ्लॉप किसका हो सकता है? लिपिड का हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप किसका हो सकता है? लिपिड। Lipid. प्रोटीन का नहीं हो सकता, ओनली लिपिड। यस, ओनली लिपिड। प्रोटीन का नहीं हो सकता। जो प्रोटीन है ना उसमें, ये प्रोटीन है ना, सपोज इधर एक प्रोटीन है, इधर एक प्रोटीन है, तो इधर का प्रोटीन इधर नहीं है और इधर का इधर नहीं जा सकता, या इधर प्रोटीन है इधर प्रोटीन नहीं है तो इधर से इधर नहीं आ सकता और इधर से इधर नहीं जा सकता। डन। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोटीन बट पॉसिबल फॉर लिपिड। लिपिड। और lateral movement and rotational movement they are possible for protein because of the quasi-fluid nature. लिपिड को पॉसिबल है, प्रोटीन को पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन को पॉसिबल नहीं है, ओके, प्रोटीन को पॉसिबल नहीं है। डन, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. गुड गुड गुड। तो या थैंक यू वरुण बेटा, थैंक यू। यस, लैटरल मूवमेंट नहीं पता चला आपको आशीष? हेलो आशीष, ठीक है। देखो ना, Hello. लैटरल मतलब क्या? सपोज आप देखो, इधर मैं दिखाता हूँ कैमरे के सामने। Yes. देखो इधर, देखो इधर, मेरे हाथ में पेन दिख रहा है। आप पेन दिख रहा है क्या मेरे हाथ में? Yes, sir. अगर ये इस साइड जाता है या इस साइड जाता है, उसको बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। आपने क्रैब का मूवमेंट देखा ना? क्रैब का मूवमेंट, क्रैब Yes. क्रैब कैसे जाता है? साइड साइड चलता है ना, साइड साइड जाता है ना। Sir. हाँ, साइड जाता है, साइड, एक साइड। मतलब किसी एक तो राइट साइड जा सकता है या लेफ्ट साइड जा सकता है ना। Yes. हाँ, Yes. मतलब उस तरह प्रोटीन चल सकते हैं लैटरली। लैटरल। और फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या? कि इधर कोई है, सपोज इधर देखो, ये है, ये है, दिख रहे ना? Yes, sir. Yes, sir. इधर का इधर जा रहा है और इधर का इधर आ रहा है। ऐसे मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। डन। Yes. और लैटरल कैसा? ऐसा, 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 ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्यों पॉसिबल है? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्योंकि अगर रिजिड हो जाता ना, हार्ड हो जाता ना, तो मतलब कोई आपने ईट अगर सीमेंट के अंदर भर दी है ईट, तो ईट का कोई ऐसा मूवमेंट कर सकता है क्या लैटरल? No, sir. No, sir. No, नहीं, sir. नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है ना, ये तो सेमी फ्लूइड है, जेल जैसा है, ठीक है। Yes, sir. और Yes, हाँ। sir. ये जो मूवमेंट है ना, ये जो लैटरल मूवमेंट का मैकेनिज्म है ना, उस दिस मैकेनिज्म मतलब लैटरल मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है ना, दिस लैटरल मूवमेंट मैकेनिज्म, लैटरल मूवमेंट वाला जो मैकेनिज्म है, उससे क्या होता है? इट हेल्प इन मेनी फंक्शन, मेनी फंक्शन। जैसे कि सेल का ग्रोथ है, सेल को ग्रो होना है, तो उसमें भी हेल्प करता है। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? सेल है ना, सेल है, इधर कोई सपोज मटेरियल है, फूड है, सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड मटेरियल है, सॉलिड हो या लिक्विड है, तो उसको अंदर की तरफ लेना है, तो ये ऐसा अपना साइज बना सकता है और इसको स्वेलो कर सकता है। इसको क्या कर सकता है? स्वेलो कर, Swallow. ठीक है ना। हाँ, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? Endocyte. Endocytosis. किसी भी बाहर का मटेरियल को सेल के अंदर लेना है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन सॉलिड रहता है तो ऐसा ये एक्सटेंशन कर सकता है क्या? हेलो, No, sir. Yes, sir. नहीं कर सकता ना, क्योंकि सॉलिड है तो नहीं होएगा। लेकिन अगर वो सेमी फ्लूइड है वो, तो ऐसा एक्सटेंशन, सुडोपुरिया जैसा एक्सटेंशन बना सकता है, ठीक है ना। तो ये एनगल्फिंग को बोलते हैं। एनगल्फ मतलब किसी को स्वेलो किया सेल ने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं?
एंडोसाइटोसिस। वो भी दो प्रकार का होता है। अगर कोई सॉलिड को इनटेक किया ना, इंजेस्ट किया, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? Phagocytosis. और किसी लिक्विड को किया तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? Pinocytosis. Pinocytosis. ओके, इन केस ऑफ लिक्विड, किसको? लिक्विड को किया तो। और ये किसमें? अगर सॉलिड को अंदर किया तो। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सेल का सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। सेल को कोई सब्सटेंस बाहर सिक्रेट करना है, आप खुद के बाहर कोई सब्सटेंस को रिलीज करना है, सिक्रेट करना है, तो सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, लैटरल मूवमेंट। और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। और एक चीज है एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये बिल्कुल एंडोसाइटोसिस के मतलब अपोजिट है। बाहर का चीज स्वैलो करना है तो एंडोसाइटोसिस, अंदर का चीज बाहर फेंकना है तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। सेल डिवीजन भी। और इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल के बीच जो जंक्शन होते हैं ना, आपको याद है किस टाइप के जंक्शन होते हैं? 3 टाइप के जंक्शन होते हैं। किस टाइप के जंक्शन होते हैं? 3 times. 3 टाइप्स। Treated. या हम लोगों ने देखे हैं ये। एनिमल टिश्यू पढ़ाना, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. तो एनिमल टिश्यू के अंदर हम लोगों ने देखा कि सेल जो होते हैं ना टिश्यू में, वो सेल के बीच में 3 प्रकार के जंक्शन होते हैं। उसको बोलते हैं, एक तो होते हैं ये गैप जंक्शन। क्या होते हैं? Gap junction. गैप जंक्शन होते हैं। या फिर होते हैं एडहेरिंग जंक्शन होते हैं। या फिर होते हैं टाइट जंक्शन। क्या होते हैं? Tight junction. Tight junction. ओके। तो क्या है, हम लोग बाद में अगर वो टॉपिक अगर हो जाता है तो कर लेंगे। ओके। तो ये जंक्शन भी इससे ही पॉसिबल है, लैटरल मूवमेंट की वजह से पॉसिबल है। तो क्लियर है अभी तक सबको? Yes, sir. ओके ओके ओके। 1972 में सिंगर और निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रपोज किया। उसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसके पहले बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल मतलब उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन वो मॉडल किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही एक्सेप्ट हुआ। तो इट इज वाइडली या मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक का मतलब मीनिंग पता है? तो मोजाइक का मीनिंग पता है? मोजाइक, ठीक है। सपोज आपने कोई ब्लैक कलर की शर्ट पहनी। क्या पहनी? Yes, sir. ब्लैक कलर की। उसपे कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म होगी ना, यूनिफॉर्मली ब्लैक, कंटिन्यूअसली ब्लैक। लेकिन सपोज उसपे कोई दाग पड़ गए या कोई कलर पड़ गए, तो ये तो हो गया मोजाइक। ये तो हो गया मोजाइक। यूनिफॉर्म के अपोजिट है मोजाइक। कोई एक ही पैटर्न है तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, और कोई अलग अलग पैटर्न है उसमें मिक्स, तो मोजाइक। मतलब अगर लिपिड मेम्ब्रेन सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड का होता ऐसे ऐसे लिपिड मेम्ब्रेन बाइलेयर का, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म। क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिफॉर्म। लेकिन उसका एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, उसके बीच बीच में कोई प्रोटीन है, कोई पूरा प्रोटीन है, कोई पेरिफेरल प्रोटीन्स है, किसी के पास शुगर भी है। अंडरस्टूड ना? तो ये मतलब चित्र विचित्र हो गया ना, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म हुआ है, तो उसको बोलते हैं मोजाइक। मोजाइक बोलते हैं। एक डिसीज आपका पता होगा ना, मोजाइक डिसीज, टोबैको मोजाइक डिसीज। उसमें क्या होता है, टोबैको का लिप तो वैसे हरा रहता है प्लेन, लेकिन उसपे कोई डॉट या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉट पड़ते हैं, इसलिए ये लिप हो जाता है मोजाइक। इसलिए बोलते हैं लिप मोजाइक, मतलब लिप मोजाइक डिसीज या मोजाइक डिसीज बोलते हैं उसको। डन? इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes.
ओके, अब देखेंगे मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, बाहर होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। मतलब प्लांट में या किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेल वॉल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी हो सकता है, लेकिन सब में सेल वॉल नहीं होता, तो उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल ही मतलब स्पेस रहता है, बाहर की दुनिया रहती है। तो बाहर की दुनिया सेल के बाहर मतलब बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर उसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो सेल के अंदर का वातावरण अलग है, सेल के बाहर का मतलब नेचर अलग है। तो अगर किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को, एटम को, आयन को या फिर मॉलिक्यूल को सेल्स के बाहर से अंदर आना है या अंदर से बाहर जाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। तो मूवमेंट किस प्रकार के होते हैं, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन? ओके, तो पहली चीज देखो, मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड का। तो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल है, लिपिड में पिघलता है, दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, बट कोई चीज लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, मतलब लिपिड में इनसोल्यूबल है, मतलब वाटर में सोल्यूबल है, तो वो लिपिड को क्रॉस करने में दिक्कत हो जाता है, कैन नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली। क्लियर है इसका? Yes. Yes, sir. या क्योंकि लिपिड में कोई सोल्यूबल है, डिजॉल्व होता है तो लिपिड के मेम्ब्रेन से आर पार हो जाता है, लेकिन कोई लिपिड में सोल्यूबल नहीं, मतलब वाटर में सोल्यूबल है, लिपिड में इनसोल्यूबल है, तो ये इजीली मेम्ब्रेन के आर पार या क्रॉस नहीं हो सकता। क्योंकि लिपिड क्या है? लिपिड है नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। अंडरस्टूड? तो जो भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस मूवमेंट करना चाहते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगर वो हाइड्रोफोबिक है, ओके, तो ये क्या कर सकते हैं? हाइड्रोफोबिक है तो मतलब लिपिड में सोल्यूबल है, तो लिपिड के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब लिपिड इनसोल्यूबल है, तो दे कैन नॉट क्रॉस इट इजीली। डन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. वो जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म कितने होते हैं? ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, दो टाइप का। एक तो बोलते हैं उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे मैकेनिज्म को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? जिस ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा खर्च करना पड़े, मतलब एटीपी खर्च करना पड़े, तो ये तो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जिस ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का यूज नहीं होगा, करना। सॉरी, यस, तो जिसमें नो एनर्जी यूज होती है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, सो एटीपी मतलब एनर्जी है ना, तो एटीपी या एनर्जी मतलब एटीपी, तो यूज नहीं होता, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस सर। पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक और शब्द है जो है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो हो सकता Diffusion. है, डिफ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एटीपी, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद एटीपी। ठीक है, सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहले बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कोई भी चीज है ना, अगर कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई आयंस है, तो ये उसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसका स्वभाव है कि उसका टेंडेंसी होता है कि जिधर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उस साइड से जिधर उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जीरो है या फिर कम है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जाएंगे। ओके, मतलब सपोज ये किचन है आपका, ये सपोज आपका किचन है, और इस किचन में आपकी मम्मी या कोई भी घर का जो मेंबर है वो खाना बना रहा है, ठीक है ना, और बाजू में इधर एक रूम है, उसमें आप पढ़ रहे हो सपोज, अगर या फिर अभी अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, तो सपोज इस किचन में सपोज कोई मम्मी तड़का लगा देती है ना, किसी फूड करती है, तो ये तड़के का मतलब बहुत स्वादिष्ट एरोमा वाला जो फ्लेवर है ना, मतलब जो स्मेल है ना, वो जाता है, सभी जगह जाता है, आजू बाजू भी जाता है, तो उसका कुछ कुछ आपके कमरे में भी हो जाता है। तो आपको पता चलता है कि अगर मम्मी कोई तो चीज बहुत बड़ी बना रही है हमारे लिए,
तो हमारा फिर ध्यान भी हट जाता है ना, ये तो नेचुरल टेंडेंसी है, नो इश्यू, Yes. है ना। Yes, सब sir. तो हम तो कोई संत महात्मा नहीं है कि कहा भी चला तो हमारा कंसंट्रेशन लूज नहीं होगा। कंसंट्रेशन लूज होना बच्चा ना बेसिक बात है, लेकिन कंसंट्रेशन लूज होना बुरा नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन अगर लूज हुआ तो उसको ठीक नहीं करना बुरी चीज है, ठीक है ना, ठीक नहीं करना बुरी चीज है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि जिधर आपके मन में ये तड़का दिया ना, उधर उसका उस केमिकल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था और आपके रूम में तो 0 था, तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज करते करते आ गए, करते करते आ गए। और ये डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक सब जगह पे इसका कंसंट्रेशन सेम नहीं होता, सब जगह उसका कंसंट्रेशन सेम नहीं होता। वो घर के बाहर भी जाता है ना, तो इतना डाइल्यूट हो जाता है ना कि उसका अभी अस्तित्व नहीं रहता, इतना वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो डिफ्यूजन कब तक होता है, जब तक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक है। तो ये कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है डिफ्यूजन, ये तो फिजिकल प्रोसेस है ना, क्योंकि ये उनका फिजिकल नेचर है, जैसे कि ग्रेविटी होती है सॉरी, जैसे कि ग्रेविटी होती है, जैसे कि मास होता है ओके, तो जैसे कि ग्रेविटी है, मास है, या मोशन है, मूवमेंट है, मतलब नॉन लिविंग का किसी, वो तो उनका बेसिक प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही ये फिजिकल प्रोसेस है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, पता चला। Yes, sir. अभी रुकते हैं, 1-2 मिनट बाकी है, Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर आपको भी ज्वाइन करना होगा और मेरे को भी ज्वाइन करना है ना। Good night, sir. या मेरी हेल्थ हो जाएगी ठीक है। थैंक यू फॉर गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. यस गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, या थैंक यू बेटा, यस थैंक यू, या गुड नाइट। आप जल्दी से लेफ्ट हो जाओ और दूसरी मीटिंग में आप लेक्चर में ज्वाइन हो। यस ओके, बाय।